Hello all, welcome to the Academy. In this module, we are going to learn about canal irrigation scheduling and types of canal. In earlier lecture, I have taught you a little bit concept of canal along with some cross drainage works and irrigation water conveyance structure. So this is a lecture which is more detailed about classifications of canal and various type of canal scheduling practiced in different parts of India. So let's proceed with this lecture. Now before starting, मैंने आपको कैनाल थोड़ा सा बता दिया था कि एक्चुअली कैनाल होता क्या है। तो कैनाल एक आर्टिफिशियल चैनल है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि मैं कोई रिवर या रिजर्वायर या कोई भी एक वाटर सोर्स है जो कि परमानेंट हो या फिर पेरेनियल हो या फिर नॉन पेरेनियल हो, उससे मैं वाटर लेके मेरी एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड पे पानी ले जाऊँ और इरिगेशन के लिए मैं यूज़ करूँ। तो कैनाल्स क्या होता है, एक आर्टिफिशियल चैनल होता है कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम रिवर, रिजर्वायर और अदर वाटर सोर्स टू एग्रीकल्चर फील्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ये कैनाल की डेफिनेशन है। तो सबको ही पता होती है क्योंकि बेसिक होता है, फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इरिगेशन कैनाल। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कैनाल बताया था मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये उसी का मैंने इसलिए बता दिया था वहाँ पे क्योंकि कैनाल का लेआउट थोड़ा सा पढ़ना था, तो मैं डिस्चार्ज की वैल्यू आपको बता दिया था। बट जो पूरा हम डिटेल क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे तो वो भी हमको याद रखना है, तो मैं उसको लिंक कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो टाइप्स ऑफ कैनाल में। दूसरा, मैंने आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग भी पिछली बार में पढ़ाया था जिसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़ाए थे। तो एक कैनाल जब हमने बनाया है, एक आर्टिफिशियल चैनल हमने बनाया है, तो कैनाल में भी इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं क्योंकि कैनाल को इरिगेशन पर्पस पे कर रहा हूँ, तो कैनाल की भी शेड्यूलिंग होती है ना, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे। तो वो मेथड्स हम देखेंगे और उसी मेथड से एई में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक लेआउट दे रहा हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं ना, ताकि फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे और फिर बोरिंग सा नहीं लगे, इसलिए मैं एक लेआउट दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। इरिगेशन कैनाल की डेफिनेशन पता लग गई। अब यहाँ पे फीचर्स लिखे हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि व्हाई इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और इट इज बीइंग डिजाइन टू इंश्योर अ रिलायबल वाटर सप्लाईज टू कवर्ड एरियाज। कैनाल्स में बी लाइंड और इट में बी अनलाइंड। सो व्हाई कैनाल्स आर बीइंग लाइंड, पिछले लेक्चर में भी कैनाल की लाइनिंग मैंने बताया था कि कैनाल में क्या होता है, सीपेज लॉस होता है। तो सीपेज लॉस होता है तो अभी आपको सबको रिवाइज करना है ना। सीपेज लॉस होता है तो कितना परसेंट सीपेज होता है कैनाल में, अगर वो लाइनिंग नहीं है तो 70% सीपेज होता है। फिर कैनाल की अगर लाइनिंग करते हैं तो वेलोसिटी कितनी रिड्यूस होती है। फिर अर्दन चैनल में अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब उसको आप रिलेट करना कि पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, वेलोसिटी इन अर्दन चैनल और वेलोसिटी इन लाइन कैनाल क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था। 70% सीपेज होता है, इसीलिए हमको लाइनिंग की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें की फीचर्स लिखा है, तो आप देख लेना एक बार, पीपीटी से पढ़ लेना तो समझ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन लेक्चर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स बहुत तरीके से हो सकता है। अब किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो उसका फंक्शन है ना वो अलग अलग हो रहा है। मान लो कोई ये कैनाल फंक्शन कर रही है कि मुझे इरिगेशन के लिए कैनाल यूज करना है, तो मेनली ये क्रॉप्स को वाटर दे रही है, तो ये इरिगेशन कैनाल है। मान लो कोई कैनाल है किसी दूसरी कैनाल को वाटर सप्लाई कर रही है, तो वो दूसरी कैनाल है, उसको फीडर कैनाल बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कैनाल्स का क्लासिफिकेशन है, तो हमने उसको सब पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया और फिर कैनाल को क्लासिफाइड कर लिया। अब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो कैनाल्स के हिसाब से ही आएगा ना। मान लो मुझे डेजर्ट एरिया में कोई प्रोजेक्ट लाना है, तो डेजर्ट एरिया में कोई प्रोजेक्ट लाना है तो कैनाल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल होगा, उसको टारगेट करना पड़ेगा ना। उसी बेसिस पे हम ये, अगर क्लासिफिकेशन होगा तो उसी बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, यहीं पे इंटरवेंशन करना है, फिर यहीं से सारा प्रोडक्टिविटी लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स पे। तो पहला है बेस्ड ऑन द नेचर्स ऑफ सप्लाई सोर्स। तो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, परमानेंट और इनंडेशन। तो परमानेंट कैनाल मतलब वो परमानेंट है, नाम से समझ रहा है कि ये परमानेंट है, मतलब क्लास ये पूरा ये कैनाल है, परमानेंट कैनाल की फिगर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कैनाल है ना ये परमानेंट बनी हुई है। अब मतलब ये मतलब मैशनरी स्ट्रक्चर से या ब्रिक स्ट्रक्चर से या कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनी है, तो ये परमानेंट कैनाल है और इसमें जो वाटर आएगा वो परमानेंट रहेगा। ड्रॉ वाटर फ्रॉम पेरिनियल सोर्स, पेरिनियल रिवर और रिजर्वायर एंड सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो परमानेंट कैनाल्स आर दोज कैनाल्स व्हिच ड्रॉ वाटर फ्रॉम पेरिनियल सोर्स एंड दे सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर irrespective of whatever the वाटर लेवल इन अ कैनाल मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। तो ये परमानेंट कैनाल है। और इनंडेशन कैनाल्स वो कैनाल्स होती है जिसमें क्या होता है कि अगर फ्लड का कंडीशन आएगा, मतलब फ्लड अगर आता है तो फ्लड वाला जो वाटर है वो एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि रिवर के कुछ पॉइंट्स पे हम हेडवर्क्स या क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बना के वहां से वाटर निकाल के इस कैनाल में शिफ्ट कर देंगे ताकि फ्लड ना आ पाए। तो अब ये परमानेंट तो होती नहीं है, सीजनली पे काम करती हुई कि फ्लड सीजन ही आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या देता है, इनंडेशन कैनाल। ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर्स ड्यूरिंग हाई फ्लड
एंड वर्क सीजनली ओनली ड्यूरिंग फ्लड्स, तो ये इनंडेशन कैनाल कहलाता है। बेस्ड ऑन फंक्शन, अब फंक्शन के हिसाब से कैनाल को इनमें कर दिया, तो पहला है इरिगेशन कैनाल, दूसरा है पावर कैनाल, तीसरा है नेविगेशन कैनाल, चौथा है मल्टीपर्पज कैनाल। अब हमें ये समझना नहीं कि एक्चुअली इसके डीप में है, सिर्फ समझना है कि इसका क्या फंक्शन हो सकता है, ताकि हमें पता रहे कि कैनाल एक्चुअली किस प्रकार काम करती है। तो इरिगेशन कैनाल मैंने अभी बताया कि अगर वो कैनाल इरिगेशन, तो वो इरिगेशन के लिए यूज कर रही है, तो यहाँ पे लिखा है इट सप्लाइज वाटर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और पावर कैनाल हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। नेविगेशन कैनाल ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन के लिए। आपने पनामा कैनाल का नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा ना, तो पनामा कैनाल आप गूगल पे सर्च करना। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो यूएसए जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है, तो बीच में क्या है कि वाटर है बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, तो मैं क्या है कि भाई बोट वोट से जाऊंगा नहीं, तो मुझे नेविगेशन मतलब बोट या फिर कोई शिप और उनके कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, या फिर हमें उसको यूज करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक जा पाऊंगा। तो नेविगेशन कैनाल मुझे डेवलप करनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो सकूँ। तो पनामा कैनाल बहुत अच्छा एग्जांपल है नेविगेशन कैनाल का। फिर मल्टीपर्पज कैनाल, मतलब इट विल सर्व अ मल्टीपल फंक्शंस, जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, दैट इज इरिगेशन कैनाल, पावर कैनाल और नेविगेशन। तो 4 होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। फिर आते हैं हम तीसरे फंक्शन पे, बेस्ड ऑन बाउंड्री सरफेस। मतलब बाउंड्री का मतलब सॉइल कौन सी है, सॉइल या तो परवियस होगी या फिर इनपरवियस होगी या फिर मॉडरेट होगी, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल करते हैं। तो जनरली हमारे इंडिया में एलुवियल सॉइल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 56% ऑफ सॉइल्स आर एलुवियल सॉइल। और तो जितना भी जो गैंगेटिक प्लेन है उसमें एलुवियल सॉइल होती है। तो वहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कोई भी कैनाल एलुवियल सॉइल में, डायरेक्ट मैं एलुवियल सॉइल को एक्सपेक्ट करके कैनाल बना दे रहा हूँ, तो वो वाली कैनाल अनलाइन कैनाल होगी। तो अनलाइन कैनाल में क्या होता है कि नेचुरल चैनल पे बनती है, सीपेज लॉस बहुत होता है और इरोजन पे प्रोन होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉइल को एक्सपेक्ट करके बना रहे हो, कोई भी एक प्रोटेक्टिव मेजर इसमें लगा नहीं रहे हो, या कोई भी प्रिवेंटिव मेजर इसमें लगा नहीं रहे हो। तो ऑनलाइन कैनाल वो हो जाएगी। फिर लाइन कैनाल वो हो जाएगी जिसमें आप क्या कर रहे हो कि साइड स्लोप को आप लाइन कर रहे हो कोई भी मैशनरी स्ट्रक्चर से या फिर बोल्डर से, स्टोन से, ब्रिक से, तो इनसे सब आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि सीपेज ना हो और वो स्टेबल और ड्यूरेबल रह पाए, तो वो लाइन कैनाल होती है। नाउ बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट, फाइनेंशियल आउटपुट मतलब प्रोटेक्टिव कैनाल वो होती है जिसमें आप क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और फिर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो सारा कैनाल को लगाने से सारा फुलफिल हो रहा है और वो आपको रेवेन्यू और जनरेट कर रहा है। तो वो वाली जो कैनाल होगी वो प्रोडक्टिव कैनाल होगी। आप देख रहे हो प्रोडक्टिव कैनाल का फिगर है। तो प्रोडक्टिव कैनाल जनरेट्स रेवेन्यू ग्रेटर देन द मेंटेनेंस कॉस्ट, यूजुअली सप्लाई वाटर टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। मतलब ये जो मैंने कैनाल कंस्ट्रक्ट करी है, ये कैनाल से मुझे वाटर किसी भी मेरी इरिगेशन क्रॉप्स को दूंगा, तो मेरा जो उस क्रॉप से जो रेवेन्यू आएगा ना, वो ग्रेटर होगा इस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने में जो कॉस्ट आएगा। मतलब इसकी मुझे रनिंग कॉस्ट, मतलब इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया होगा तो इनिशियल कॉस्ट कुछ आएगी, फिर इसको मेंटेन करने पे कुछ कॉस्ट आएगी, फिर इसको साइड में जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, इसमें जो लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाए उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी। तो इन सब की जो कॉस्ट की जो स्ट्रक्चर का जो हमें कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, वो बहुत मतलब वो जितना होता है उससे ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कैनाल। दूसरा है प्रोटेक्टिव कैनाल। प्रोटेक्टिव कैनाल नाम से समझ आ रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्ट किसको करेगा, तो वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा कि फेमाइन वाली कंडीशन होगी, ड्रॉट वाली कंडीशन होगी। क्योंकि क्या करेगी, अगर फेमाइन और ड्रॉट वाली कंडीशन होगी तो वहाँ पे मैं ऐसा कैनाल बनाऊंगा ताकि वो इन सारी चीज़ों से सिचुएशन जो आएगी इनसे बचा पाए, तो वो प्रोटेक्टिव कैनाल कहलाएगी। इट एम्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम ड्रॉट, रेवेन्यूज लेस देन मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसमें रेवेन्यू कम होता है क्योंकि ड्रॉट एरिया है, तो ड्रॉट एरिया में आप पानी देंगे तो इतना ईल्ड आ नहीं पाएगा, उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, इसीलिए रेवेन्यू बहुत कम होता है। तो नाम से समझ लेना है कि अब वो आपसे पूछ ऐसा सकता है कि प्रोडक्टिव कैनाल्स आर यूज्ड फॉर, तो बोलेंगे इट सप्लाइज वाटर टू वाटर डिफिशिट क्रॉप या इट सप्लाइज वाटर टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो अगर आपको पता होगा तो आप प्रोडक्टिव कैनाल का मतलब ऑप्शन में मार दें, ऑप्शन में टिक कर देंगे, पर नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव सेम दिखता है अगर आप पढ़े नहीं है तो ये बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कैपेसिटी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, वाटर कोर्स और फील्ड चैनल आपको मैंने पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था अब ये डिस्चार्ज कैपेसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब ये तो समझ आ रहा है कि हाँ कि ये कैनाल प्रोडक्टिव फंक्शन इसका अच्छा कर रही है और ये फेमाइन और ड्रॉट एरिया में बचा रही है, तो इसका प्रोडक्टिव नाम भैया। इसका ऐसा क्यों जरूरत पड़ा क्लासिफिकेशन, तो मुझे बताओ कि ये मेरा मेन कैनाल है, ठीक है, मुझे यहाँ से पानी लेके इस फील्ड तक लेके जाना है, यहाँ तक मुझे वाटर लेके जाना है। तो मान लो इस कैनाल में वाटर का डिस्चार्ज रेट मान लो 480 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो क्या मैं डायरेक्ट 480 मीटर क्यूब पर सेकंड का वाटर इस फील्ड में डाइवर्ट कर सकता हूँ?
कर सकता हूँ, क्या आप कुछ सोचो? मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना अमाउंट ऑफ वाटर इस फील्ड में डाइवर्ट कर दूँगा, तो सॉइल इरोज़न होगा, उसके बाद फील्ड डैमेज होगी, दूसरी बात ये जो ऊपर की प्रोडक्टिव और फर्टाइल लेयर है वो पूरी एक साथ चली जाएगी। तो मैं इतना अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्ट मैं फील्ड में डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएँगे जो जिनकी डिज़ाइन कैरिंग कैपेसिटी मुझे पता होगी, उसी के हिसाब से फिर लास्ट तक मैं फील्ड चैनल तक जाऊँगा, जो कि वाटर मेरी फील्ड में रिक्वायरमेंट है। मान लो मेरी फील्ड की वाटर रिक्वायरमेंट मान लो उसमें 30 लीटर पर सेकंड चाहिए मुझे, तो मैं 30 लीटर पर सेकंड तो 480 को 30 लीटर को रिड्यूस करने के लिए अलग-अलग मुझे कैनाल बनाने पड़ेंगे ना, तो मैं कैनाल बनाऊँगा, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रिब्यूटरीज़, माइनर डिस्ट्रिब्यूटरीज़ वाटर कोर्स। तो ये मैंने बताया नहीं था पिछले लेक्चर में, तो अभी आपको बता रहा हूँ, तो वो क्लियर कर लेना आप। फिर मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज़ बताई थी, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रिब्यूटरीज़, माइनर, तो वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपसे एई में पूछता है। तो वो आप याद करना। और ये बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कैपेसिटी का मैंने आपको रीज़न बताया कि डिस्चार्ज कैपेसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्यों हुआ। नाउ कमिंग टू द कैनाल अलाइनमेंट, हम नाम से समझ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट कैनाल्स आर बीइंग क्लासिफाइड। तो कौन-कौन सी कैनाल्स है? कंटूर कैनाल, रिज कैनाल और साइड स्लोप कैनाल। तो हम कंटूर कैनाल देखते हैं। अब कंटूर माने क्या? कंटूर माने क्या? सर्वे में हम पढ़ते हैं कंटूर मतलब द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो देखो ये सारी इक्वल एलिवेशन की लाइन है। ये लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ ना, 1, 2, 3, ये सारी इक्वल कंटूर वाली लाइन है ना। मान लो ये 125 हो गया सारी कंटूर्स पे, तो आपने जितना भी जो कंटूर लाइन है ना, इस पे आपने कैनाल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो मान लो ये सेकंड पे आपको दिखा रहा है ना, ये सेकंड पे इन्हें कैनाल कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो ये पे कंटूर कैनाल पे कर लिया। ठीक, ये कंटूर कैनाल हो गई। ठीक है, अभी मैं पहले ना डेफिनेशन सबकी समझा देता हूँ और फिर ये बताऊंगा कि कहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क लगता है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, किसके लिमिटेशन क्या होते हैं, है ना, वो बताऊंगा। पहले मैं डेफिनेशन बताऊँ तो कंटूर कैनाल्स आर दोज कैनाल्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर्स, दोज आर कंटूर कैनाल। ठीक, ये हो गया अपना, है ना। अलाइंस अलोंग कंटूर मिनिमाइज अर्थ वर्क। ठीक है, वो समझ आ रहा है कि अगर कंटूर पे आप करोगे तो अर्थ वर्क कम होगा, और कैनाल कंटूर पे कंस्ट्रक्ट करेगा, इसीलिए इसीलिए इसका नाम कंटूर कैनाल है। ब्रिज कैनाल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आओ ब्रिज कैनाल। अब जैसे ही मैंने कंटूर मतलब मैंने एक ये कंटूर ड्रॉ किया है, तो जो पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन होगा, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन होगा, मतलब ये कंटूर है, दूसरा कंटूर है, तीसरा कंटूर है, तो पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन है। इस कंटूर का भी एक पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन है, इसका भी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन है, इसका भी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन है, उसका भी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन। तो उन सबको मिला के मैं कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो ये जो कैनाल होगी ना, इस कैनाल को हम बोलेंगे रिज कैनाल। रिज कैनाल किसको बोलेंगे? कि कंटूर के हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने सारे कंटूर के हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैं कैनाल कंस्ट्रक्ट करूंगा, उस कैनाल को बोलेंगे रिज कैनाल। ठीक है, रिज कैनाल कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ रिज लाइन सप्लाइज बोथ साइड्स बाय ग्रेविटी। अब मैंने समझाऊंगा, मैंने इसको सप्लाइज बोथ साइड्स बाय ग्रेविटी में समझाऊंगा। पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं, कंटूर कैनाल, रिज कैनाल और साइड स्लोप कैनाल। तो कंटूर और रिज का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब साइड स्लोप कैनाल देखते हैं। साइड स्लोप कैनाल क्या होता है? मान लो ये मेरा कंटूर है, ये मेरा कंटूर है, फिर ये भी मेरा कंटूर है, ये भी मेरा कंटूर है। तो साइड स्लोप कैनाल मतलब कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द कंटूर्स, उसको हम बोलेंगे साइड स्लोप कैनाल। मतलब ऐसी कैनाल जो कि परपेंडिकुलर कंटूर कंस्ट्रक्ट हुई है, उसको बोलेंगे हम साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, अब समझ आया डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे दिख रहा है ये कैनाल मैंने कंस्ट्रक्ट करी है अलोंग द कंटूर लाइंस, तो वो साइड स्लोप कैनाल होगी और नाम से समझ आ रहा है। अब देखो ये रिवर है, ये रिवर है मेरी। अब मैं कंटूर कैनाल बना रहा हूँ, तो कंटूर कैनाल क्या होगी? देखो कंटूर कैनाल बनाई तो कंटूर कैनाल ऐसे बनी है। अब अगर मुझे कंटूर कैनाल बनानी है तो मैं रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, तो रिवर को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो कंटूर कैनाल में क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंटूर का अलग से बनाए थे अपन, ये कंटूर कैनाल है। ठीक, तो कंटूर कैनाल्स में क्या होता है कि मैं कंटूर पे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिवर से क्रॉस हो रहा है, तो इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको लगेंगे। क्रॉस ड्रेनेज वर्क मैंने आपको क्या पढ़ाए थे पिछली बार में? पिछली बार में आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ाए थे, एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज, एक्विक्लूट, साइफन, ये सब पढ़ाए थे। तो कंटूर कैनाल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क लगेंगे। अब मुझे बताओ कंटूर कैनाल्स में, ये मैंने कंटूर कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करी, अब ये जो मेरा रिवर है ये तो एक एलिवेशन से फ्लो होगा ना, यहाँ पे हायर एलिवेशन है, यहाँ पे लोअर एलिवेशन है, तो ये एलिवेशन के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। तो कंटूर कंटूर कैनाल भी आपने इसके अलाउंग कंस्ट्रक्ट करी कंटूर के, तो क्या मैं कंटूर कैनाल भी मतलब जो फ्लो होगा हाई से लो में ही चाहिए, तो क्या मैं कंटूर कैनाल मैं लोअर से हायर एलिवेशन में क्या डायरेक्ट फ्लो से मतलब मुझे कोई एनर्जी नहीं लगी, क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ वाटर? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर ही पानी लेके जा सकता हूँ जो नीचे इसके साइड में, या नहीं ऊपर से लेके जाना मुझे एनर्जी लगेगी। यहाँ पे मैं डाइवर्जन लगा दूंगा, डाइवर्जन से वाटर ग्रेविटी से फ्लो हो जाएगा नीचे और वो
इरिगेट कर देगा एरिया में। बट अगर मुझे इसके ऊपर अपस्ट्रीम एरिया पे वाटर लेके जाना पड़ेगा तो मुझे एनर्जी लगेगी। तो कंटूर कैनाल में क्या होता है कि अपस्ट्रीम वाटर अगर मैं लेके जाऊंगा ना तो वहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, मतलब मुझे एनर्जी लगेगी। तो डिफिकल्टी टू सप्लाई वाटर एट, ठीक है, ये कंटूर कैनाल बना दिया। ओके, अब रिज कैनाल मैंने बोला था सप्लाईज बोथ साइड्स बाय ग्रेविटी। तो अब मैंने रिज कैनाल कहाँ कंस्ट्रक्ट करी है, रिज कैनाल है। अब रिज कैनाल क्या है, हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट पे है। तो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट पे क्या होगा कि भाई ये सबसे ऊपर पॉइंट है, सारे सारे ऊपर पॉइंट है, तो क्या है कि इसके सारे नीचे है, तो मैं ग्रेविटी से वाटर फ्लो करा दूंगा, इधर भी करा दूंगा, इधर भी करा दूंगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सप्लाईज बोथ साइड्स बाय ग्रेविटी। तो रिज कैनाल इसीलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटरशेड में, ताकि मैं कंसेक्यूटिव बोथ साइड वाटर और इरिगेशन दे पाऊँ। तो मेरा क्या है कि जितने भी जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है और मेरे जो अटमोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है वो सारे फुलफिल हो जाते हैं रिज कैनाल से। नाउ साइड स्लिप कैनाल आपको बताई दी मैंने। तो किसमें क्रॉस ड्रेनेज लगेंगे क्या, रिज कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज हुआ क्या, मैंने रिज कैनाल कंस्ट्रक्ट करी, क्या इसमें क्रॉस ड्रेनेज बक्स लगेंगे, नहीं लगेंगे क्योंकि पैरेलल है, तो नहीं लगेंगे। सिर्फ कंटूर कैनाल में लगेंगे, रिज कैनाल में लगेंगे। साइड स्लोप कैनाल में लगेंगे क्या, हाँ, क्योंकि हम आप अक्रॉस द कंटूर कर रहे हो तो आप क्या है कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा, रिवर आएगी उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैंने पिछली बार में आपको एक्विक्लूट, साइफन, सुपर पैसेज आप रिवाइज कर लेना तो समझ में आ जाएगा क्रॉस ड्रेनेज बर्थ। आपको अभी बोल रहा हूँ तो लग रहा होगा कि मतलब कोई अभी जस्ट देख रहा होगा इस सेशन को तो उसको क्रॉस ड्रेनेज बर्थ समझ में नहीं आएगा। तो पिछले लेक्चर में क्रॉस ड्रेनेज बर्थ देख लेना। क्रॉस ड्रेनेज बर्थ कुछ नहीं है यार, मतलब क्या है कि आपको दो ड्रेनेज है, मतलब कैनाल आपकी जा रही हो और नदी नाला से, नदी नाले भी बीच में आ रहे हैं, मतलब रिवर्स आ रहा है, रिजर्वायर्स आ रहे हैं, तो आपको क्रॉस करना है, तो उसकी उन दोनों को आपको क्रॉस करवाना है, तो कुछ स्ट्रक्चर लगाने पड़ते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज बर्थ। तो डिटेल में पढ़ाया उसमें, तो ये एक फंक्शन हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ कैनाल है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ कैनाल। तो मैंने आपको पिछली बार मतलब सॉइल में वही लैंड और कैनाल है, तो अब इसको सॉइल के बेसिस पे कर दिया उन्होंने, एलिवियल कैनाल, नॉन एलिवियल कैनाल और रिजिड सरफेस कैनाल। तो ये जो एलिवियल कैनाल है ये एलिवियल सॉइल में कंस्ट्रक्ट होती है, जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन होता है। तो एलिवियल सॉइल क्या होती है, एक टाइप ऑफ लूमी सॉइल होती है। लूमी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम होता है, तो यहाँ से क्या होता है, सीपेज होता है। ये देखो आप, एलिवियल सॉइल है तो सीपेज होगा, तो फिर सीपेज होगा तो आप क्या करते हैं। और दूसरा क्या होता है, एलुवियल सॉइल में क्या होता है, रिवर्स फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मिएंडर्स। तो मिएंडर्स में फॉर्म होती है, तो क्या होता है कि ये वाली जो आप कैनाल कंस्ट्रक्ट करोगे ना, उसको जैसे ही आप भरी और उसको यूज कर लो, मतलब जैसे ही इसमें वाटर स्टोरेज आया और उसको इरिगेशन में आप यूज कर लो। क्यों, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक इसको इसमें पानी रहने दोगे ना, तो ये मिएंडर्स का फॉर्म लोगी, मिएंडर्स का फॉर्म ले लेगी, और फिर बाद में क्या होगा, इसका फ्लो चेंज होगा। और फ्लो चेंज होने से क्या होगा कि ये आसपास की फील्ड में डाइवर्जन करेगी, जिससे फील्ड का लॉसेस होगा, और जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका भी लॉसेस होगा। क्योंकि एक बार लेटरल इरोजन बढ़ जाएगा, लेटरल इरोजन के बाद एरिया एक्सपांड हो जाएगा, तो एक्सपांड होने के बाद पानी तो पूरे में तो आ नहीं सकता ना, जहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है वहीं पे हो पाएगा। बट क्या होगा, इससे हमारा जो कल्टिवेबल एरिया है वो कम हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट एलुवियल सॉइल कंस्ट्रक्ट नहीं करती, मतलब एलुवियल सॉइल कंस्ट्रक्ट वहीं करेंगे या तो एरिया बहुत मिनिमाइज है या फिर आसपास एरिया पूरा बैरन है। फिर नॉन एलिजिबल कैनाल क्या होता है कि वहाँ पे कैनाल्स को लाइन कर देते हैं, आप कोई भी रॉक से लाइन कर देंगे या फिर कोई भी दूसरा लूम और सेंट का लाइन कर देंगे, तो वहाँ पे सीपेज कम होगा। नाम से हमारा है कि नॉन एलिजिबल है। फिर रिजिड सरफेस कैनाल में क्या करते हैं कि आप जो भी बाउंड्री सरफेस है उसको है ना आप हार्ड लेयर ऑफ लाइनिंग मटेरियल से कवर करते हैं, ताकि सीपेज कम हो पाए। तो यही है, ज़्यादा तो इतना देखना नहीं है, बस खाली देख लो कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ कैनाल क्या है, एलिवियल, नॉन एलिवियल और रिजिड सरफेस। अब है ना, ये आपसे पूछेंगे नहीं वो, कि पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, प्रोडक्टिव। तीसरा मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। तो कैनाल अलाइनमेंट में आपसे क्या पूछेगा, रिज कैनाल क्या होती है, और रिज कैनाल के तो क्वेश्चंस भी यही में पूछते हैं, बहुत सारे यही में मिल जाएंगे। फिर कंटूर कैनाल क्या होती है और साइड स्लोप कैनाल क्या होती है, ये पूछते हैं। तो आप ये तीनों को ही याद रखेंगे, बाकी आप देख लो, समझ लो, मतलब उसका मतलब सरफेस अंडरस्टैंडिंग ले लो, बाकी हो जाएगा। अब मैंने इरिगेशन शेड्यूलिंग आपको बताया था कि इरिगेशन शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है, कि हाउ टू इरिगेट, व्हेन टू इरिगेट और हाउ मच टू इरिगेट। ये इरिगेशन शेड्यूलिंग का एक कंसेप्ट है। तो आप कैनाल आपने बनाया, एक आर्टिफिशियल चैनल आपने कंस्ट्रक्ट किया, आर्टिफिशियल चैनल आपने कंस्ट्रक्ट किया इरिगेशन के लिए। बट आपने आर्टिफिशियल चैनल तो कंस्ट्रक्ट कर लिया इरिगेशन के लिए, बट क्या है कि आपको, मैं अकेला तो कंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा हूँ ना, गवर्नमेंट कैनाल को कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट कैनाल को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो भाई जितनी भी जो कंसेक्यूटिव फील्ड आ रही है साइड में कैनाल के, वो सब पानी लेने लग जाएंगे। अब वो सब पानी अगर लेंगे तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ वाटर लेंगे। और दूसरा क्या है कि अभी हम देखते हैं कि बहुत बार रोड पे गुजरते हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऑफ पाइपलाइन का, जैसे ये रोड है ना, ये रोड है, अब मेरी एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है। अब मेरा यहाँ पे होल लगा है
और मेरा यहाँ पे होल लगा है, तो मुझे पानी यहाँ से लेके जाना है, तो मैं क्या ऊपर रोड पे लेके जाऊँगा? नहीं लेके जाऊँगा ना। मुझे नीचे पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी और यहाँ से वाटर आएगा। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क करते हैं, अपन खुद करते हैं और फिर फिल करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आता है। तो अब क्या है कि कैनाल में आप वाटर लोगे तो आप कोई स्ट्रक्चर से पानी लोगे या फिर कैसे लोगे, वो भी एक सिस्टम आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, ताकि इक्विटी आए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे। ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जिसमें पावर है वो ले लिया, फिर जिसके टैलेंट के पास पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है डाइवर्जन करने के लिए वाटर की। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए कैनाल इरिगेशन शेड्यूलिंग होता है, जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस होता है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा होता है, कौन-कौन सा नहीं होता है। तो ये कैनाल इरिगेशन शेड्यूलिंग का बैकग्राउंड है, ओके। So aims of canal irrigation system to supply irrigation water at the right time, in the right amount and at the right place. So what are the types of canal scheduling? पहला है rigid schedule. Rigid schedule मतलब water delivery is fixed in schedule. Rigid से नाम से समझ आ रहा है कि ये कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स टाइप है। वाटर डिलीवरी पहले से ही फिक्स हो जाता है, उसी के हिसाब से वाटर का डिलीवरी कैनाल से होता है। तो रिजिड शेड्यूल वो होता है। टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फीड ऐसा है, मतलब मुझे कितना एरिया कवर करना है, कितना अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर देना है कैनाल से और कितने दिन तक देना है, ये तीनों पहले से ही डिसाइड होता है रिजिड शेड्यूल्स में। तो यहाँ पे लिखा है टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ फीड डिसाइडेड यूजुअली इन रीजन वेयर फार्मर्स और ऑपरेटर्स आर न्यू टू इरिगेशन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ नीड टू इंप्रूव इरिगेशन एफिशिएंसीज एंड इंश्योर डिसिप्लिन एंड रिड्यूस वाटर वेस्टेज। तो ये कहाँ पे सुटेबल होती है? जहाँ पे आपको इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, दूसरा वाटर वेस्टेज को कम करना है। मैंने आपको ऊपर इसका लेआउट वो बताया था ना, बैकग्राउंड की वाटर वेस्टेज को आपको कम करना है। तब टन बाय टन सबका अगर वो आएगा, क्या बोलते हैं, मतलब टन बाय टन सबकी अगर नंबर आएगी, तो अगर सबका नंबर आएगा टन बाय टन, तो वाटर क्या होगा? वेस्टेज नहीं होगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज करेंगे, तो वो रिजिड शेड्यूल्स में आता है। अब दूसरा क्या है कि रिजिड शेड्यूल में क्या होता है कि फ्लो रेट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ये सब फिक्स रहते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि फ्लो रेट कितना होता है, ड्यूरेशन कितना है, ये पूछेंगे नहीं और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो रिजिड शेड्यूल में क्या होता है? कैनाल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट, रिक्वायर्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है, मान लो ये मेरी फील्ड है ना, ऊपर एक फील्ड है मेरी और ये मेरी नीचे एक फील्ड है और यहाँ पे कैनाल है, ये अपस्ट्रीम एरिया पे। तब क्या है कि वाटर पहले अपस्ट्रीम एरिया पे जाएगा और फिर डाउनस्ट्रीम एरिया पे जाएगा। तो वाटर अगर मान लो ये अनलाइन कैनाल है या फिर कोई भी कैनाल है, तो वाटर अपस्ट्रीम एरिया पे जाएगा। तो मान लो इनिशियली वाटर में कैनाल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर था या वाटर स्टोरेज लेवल था, तो वाटर अपर फील्ड को तो अच्छे से चले गया, बट जब लास्ट फील्ड तक जाएगा तो वाटर क्या होगा? कम उसको मिलेगा। तो जो टेल एंड में दिक्कत हो जाएगी ना फार्मर को, जो कि नीचे डाउनस्ट्रीम एरिया में है। तो इसका लिमिटेशन होता है और उससे क्या होता है कि अब इसका लिमिटेशन है, तो अब ये टेल एंड वाले को पानी मिल नहीं रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट डीन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। ये लिमिटेशन है इसका, लिख रहा है यहाँ पे। इट कॉजेज इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इरिगेशन, लीड्स टू एक्सेस इरिगेशन, रन ऑफ एंड पुअर रेनफॉल यूटिलाइजेशन, ऑफन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, में इनहिबिट्स गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब जो गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम कर सकते हैं वो नहीं हो पाती इसके कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, रिजल्ट इन लो वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये रिजिड शेड्यूल इरिगेशन सिस्टम का लिमिटेशन है और बैकग्राउंड है। नाउ कमिंग टू द फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नाम से समझ रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द वाटर, मतलब फ्लेक्सिबल कैसे, वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या फिर क्रॉप्स के हिसाब से शेड्यूलिंग हो सकती है। मतलब क्रॉप्स अगर मान लो वाटर डिफिशिट क्रॉप है तो मैं कम इरिगेशन लगेगा। फिर मान लो अगर कोई क्रॉप क्या है कि कोई क्रॉप को वाटर तो कम चाहिए बट है ना, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से मैं शेड्यूल कर सकता हूँ, तो ये फ्लेक्सिबल है। तो water delivery can be adjusted based on the crop needs, based on the weather condition and based on the field water availability. It allows free access and modification, possibilities of misuse or overuse due to lack of strict control. अब आप मिस्टेक मान लो क्या है कि 4-5 का एक ग्रुप बन जाएगा, 4-5 का ग्रुप बन जाएंगे और वो उनके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो जो नीचे जिनका ग्रुप नहीं बना है, जो इंडिपेंडेंट फार्मर है, जो इंडिविजुअल फार्मर है, जिन्होंने पास कोई पावर नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और वो लेफ्ट आउट हो सकते हैं ग्रुप से। तो ये दिक्कत आती है इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल में। नाउ कमिंग टू द कैनाल इरिगेशन, मतलब दूसरा जो फ्लेक्सिबल कंट्रोल में, इसमें क्या होता है, मतलब उसी का ये एडवांटेज है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्लो रेट और ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। हायर कॉस्ट कंपेयर टू रिजिड शेड्यूल, एडवांटेज यही है कि फार्म ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इट विल सपोर्ट सस्टेनेबल इरिगेटेड एग्रीकल्चर, लार्ज सिस्टम्स कैन डिलीवर वाटर टू ईच क्रॉप्स व्हेन नीडेड, मतलब इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है और उसमें नहीं हो पाता। तो दो मेथड होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड में क्या है कि सारा चीज रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल में कुछ भी रिजिड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, वेदर और वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम वाटर कैनाल से लेते हैं। अब ये रिजिड और फ्लेक्सिबल अलग अलग
मेथड्स के मतलब अलग अलग नाम से इनको हम बोलते हैं बहुत सारे स्टेट में, और ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो हमसे जो पूछेगा ना एई में, वो यही पूछेगा। क्यों? क्योंकि नाम है, और नाम से मैं क्या मैं बता नहीं सकता हूँ ना कि अगर मैं गैस भी मारूंगा तो कैसे मारूंगा अगर मुझे नहीं पता। तो इसीलिए इनसे हमसे एई में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बाराबंदी एक उर्दू टर्म है। अब ये उर्दू टर्म है तो कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ? उर्दू कहाँ बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है। तो पंजाब हरियाणा रीजन में बाराबंदी वाला प्रैक्टिस यूज़ की जाती है, इसीलिए इसको नाम बाराबंदी दिया है। अब बाराबंदी में क्या होता है? बाराबंदी में क्या होता है कि फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये रिजिड है तो रिजिड में सारी चीज़ें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, फिक्स ड्यूरेशन। और तो वाराबंदी मतलब टर्न और फिक्सेशन। वारा मतलब टर्न और बंदी मतलब फिक्सेशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय फिक्स टर्न्स फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स ऑफ डे, टाइम एंड ड्यूरेशन। की फीचर्स क्या होते हैं कि रिजिड शेड्यूल में तो रिजिड होगा, दूसरा प्री प्लान शेड्यूल होता है पहले से। तो ये अपर टायर होता है। अपर टायर कौन करता है? स्टेट इरिगेशन एजेंसी मैनेज करती है। और लोअर टायर फार्मर के द्वारा, मतलब फार्मर के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा मैनेज होता है। इसमें क्या होता है कि इट इंश्योर्स हायर सोशल एक्सेप्टेंस। अब ये हायर सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे फार्मर है, मतलब लार्ज होल्डिंग वाला भी फार्मर है और स्मॉल और मार्जिनल वाला भी फार्मर है। तो अब सबको वाटर जा रहा है तो क्या है कि सबको मतलब सहमति है ना कि हाँ भाई उसको भी पानी जा रहा है, मुझे भी पानी जा रहा है। तो उससे क्या है कि सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वाराबंदी क्या करता है? सोशल एक्सेप्टेंस इंश्योर करता है। बिल्ट इन इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है कि जितना वाटर रिक्वायरमेंट है सबको जा रहा है, बट क्या है कि नीचे तक पानी आप आ नहीं पा रहा है, वो डिस्प्यूट है। बट इक्विटी तो है ना एक तरीके से। इक्विटी माने क्या है कि जिसको जितना जरूरत है उसको दे दो, किसी को ज़्यादा मत दो। तो इक्विटी वाला बिल्ट इन कंसेप्ट पे इक्विटी है। दूसरा एफिशिएंसी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा है इसका। एवरीवन गेट्स अ टर्म। लिमिटेशन वही है कि टेल एंड फार्मर को पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि सीपेज बहुत हो जाता है, उसके कारण पानी नहीं जा पाता है। तो ये सारा देखो आपको दिख रहा है, ये फिगर है पूरा बाराबंदी का। और ये ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल मैंने आपको पढ़ाई दिया है। फिर टैलेंट पे दिक्कत होती है क्योंकि इरिगेशन मतलब यहाँ से मैं सप्लाई करूंगा तो ये सारी फील्ड में सीपेज होगा तो यहाँ तक पानी नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि पूरा आपको एक तो सीपेज भी हो रहा है, सॉइल को लॉसेस को भी फील कर रहा है ऊपर से, और उसके बाद में वाटर उनको आ रहा है तो बहुत कम आएगा, इसीलिए दिक्कत होती है। दूसरा है सेज पाड़ी सिस्टम। सेज पाड़ी सिस्टम अब नाम से ही समझ रहा है पाड़ी। ये पाड़ी महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का कंसेप्ट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र और गुजरात में। इसमें क्या होता है कि अब हमारा जो बाराबंदी था ना उसमें दिक्कत था कि टैलेंट फार्मर को दिक्कत पड़ रहा था। तो ये इन्होंने क्या किया है कि टैलेंट फार्मर को प्रायोरिटी दे दिया है और उसके बाद हैंड फार्मर को सर्व कर रहे हैं। तो उसका लिमिटेशन, इसका एडवांटेज है। फार्मर अप्लाइज ई सीजन फॉर वाटर राइट्स फॉर स्पेसिफाइड क्रॉप्स और स्पेसिफाइड एरिया। एडवांटेज ये है कि टैलेंट प्रॉब्लम सीन इन मतलब सॉल्व द टैलेंट प्रॉब्लम सीन इन बाराबंदी। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फार्मर नीड्स एंड क्रॉप वाइज प्लानिंग। अब हमको याद क्या करना है, सेज वाली सिस्टम कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? तो वेस्टर्न महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा ये टैलेंट फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बस यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सेज वाली सिस्टम एक रिजिड शेड्यूल में ही आता है, बट खाली ये टैलेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर इसका लिमिटेशन वही हो गया कि स्टिल लीड्स टू टैलेंट डिप्रीवेशन ड्यू टू ओवरऑल इनइक्वालिटी इन वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन हाइडन एंड टैलेंट फार्म्स अंडर प्रैक्टिकल कंडीशन। मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन में भी जब टैलेंट को इनने प्रायोरिटी एरिया बनाया तो भी वाटर इनइक्वालिटी या वाटर अवेलेबिलिटी का इशू आया इसमें भी सेज वाली सिस्टम में। तो ये भी उसका जो लिमिटेशन इसमें एडवांटेज बनाया था वो ये भी सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसका लिमिटेशन है। नाउ कमिंग टू द ब्लॉक सिस्टम। अब ब्लॉक सिस्टम नाम से समझ रहा है कि ब्लॉक में परफॉर्म कर रहे हो, तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में प्रैक्टिस किया जाता है। और क्या करता है कि जो स्टेट इरिगेशन एजेंसीज है ना, जो वाटर सप्लाई करते हैं, तो वाटर सप्लाई करेंगे वो केनाल से, तो वो क्या करते हैं कि फार्मर से 6 और 12 साल का एक एग्रीमेंट ले लेते हैं, मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं। और एग्रीमेंट करने के बाद वो फिक्स अमाउंट या फिक्स ड्यूरेशन तक वाटर देते हैं। और जैसे ही वो एग्रीमेंट करते हैं तो जितने भी फार्मर से उन्होंने एग्रीमेंट किया है जितने भी एरिया में, तो उसके लिए वो फीस चार्ज कर लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड हो गया ब्लॉक सिस्टम का। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ब्लॉक सिस्टम इट्स प्रैक्टिस इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। हाउ इट वर्क्स where state irrigation agency makes a 6 to 12 year duration agreement with a group of farmer, supplies a fixed quantity of water for a definite crop pattern. Fixed quantity of water for a definite crop pattern comes under rigid schedule. Farmer must pay for the volume of water delivered. वही मैंने आपको बताया। एडवांटेज क्या है, प्लान वाटर यूज विद इन अ ब्लॉक। अब ब्लॉक में ही यूज कर रहा है तो प्लान वाटर यूज है, क्योंकि अब जगह जा नहीं रहा है तो सीपेज वाली प्रॉब्लम होगी नहीं, पर्टिकुलर ड्रॉप नहीं जाएगा, तो वाटर यूज भी अच्छी आएगी, वाटर यूज भी अच्छा होगा और अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी। डिजाइन टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन शुगर केन एंड सिमिलर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए क्या होता है कि पानी बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो पानी का फैक्टर बहुत क्रिटिकल होता है।
तो पानी का फैक्टर बहुत क्रिटिकल होता है, तो क्या है कि हम एग्रीमेंट कर लें ताकि हमें कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वाटर मिलता रहे, तो हमारा सीपेज और ये सारी प्रॉब्लम डिस्प्यूट ना हो, मतलब हम एक पर्टिकुलर तरीके से कमर्शियल क्रॉप्स का एग्रीकल्चर कर सकें, तो वो इसका एडवांटेज है।